नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट जिसे लकवा हुआ है, जिसके हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, बोलने में दिक्कत आ रही है, उसको किस टाइप के खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी पेशेंट को खाना पीना बताते हैं, चेंजेस करवाते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। उस कारण को अगर हम समझ जाते हैं तो पेशेंट हो या उसके घर वाले हों, उसको अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर हम खाना पीना बदलने के लिए कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसके क्या हमें फ़ायदे होते हैं। तो पैरालिसिस पेशेंट में सबसे बड़ा जो कारण होता है लकवे का, वो होता है ब्रेन स्ट्रोक, यानी दिमाग के अंदर किसी टाइप का थक्का आना या दिमाग के अंदर नस का फट जाना। जब कभी ऐसा होता है तो ब्रेन के अंदर नुकसान होता है, ब्रेन की टिश्यू को नुकसान होता है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनको नुकसान होता है। अब ब्रेन के पास पावर होती है इसको रिपेयर करने की, जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या मैकेनिज्म होता है। ये ब्रेन का नेचुरल मैकेनिज्म है अपने जख्म को भरने का। आपके हाथ पे कोई चोट लगती है, कट लगता है, तो कुछ टाइम में वो अपने आप भरना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब दिमाग के अंदर किसी टाइप का नुकसान होता है तो उसके भी जख्म भरे जाते हैं और इस मैकेनिज्म को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है तो हमारे शरीर पे बने हुए जख्म नहीं भरते, क्योंकि शरीर में प्रोटीन की कमी है और कुछ भी हमारे शरीर में बनता है वो प्रोटीन से बनता है। इसी तरह से जब ब्रेन के अंदर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी प्रोटीन ही करेगा। इसी वजह से जितने भी पैरालिसिस पेशेंट होते हैं उनकी खाने पीने की मात्रा के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, जिससे उनके शरीर में कच्चा माल पूरी मात्रा में हो। तो एक पैरालिसिस के पेशेंट ने क्या ध्यान रखना है कि खाने पीने के अंदर घी तेल को कम करते हुए प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना है। अक्सर पेशेंट गलती क्या कर बैठते हैं कि वो अपना ऑयली तो छोटे हैं कि घी नहीं खाएंगे, ऑयल नहीं खाएंगे, डीप फ्राइड नहीं खाएंगे, और जाने अनजाने में छोटी सी गलती क्या कर बैठते हैं कि वो सब्जियों पे ज़्यादा खाना शुरू करते हैं कि घिया तोरी टिंडा खाएंगे और हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। मगर अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट सिर्फ घिया तोरी टिंडा खाता है तो उसकी बॉडी में सही मात्रा में प्रोटीन नहीं जा पाता और उसकी कंडीशन डे बाई डे खराब होती चली जाती है, क्योंकि बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो एक पैरालिसिस पेशेंट को डाइट के अंदर प्रोटीन बढ़ाते हुए दूध, दालें, फिश और एग वाइट को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको स्ट्रोक नहीं आएगा दोबारा से, इससे क्लॉट दोबारा नहीं बनेगा, मगर आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा सही जाने की वजह से कच्चा माल प्रॉपर तरीके से होगा, जिससे आपकी ब्रेन के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस है वो एडवांस होता चला जाएगा, इंप्रूवमेंट आती चली जाएगी। लकवे के ट्रीटमेंट के अंदर सबसे खराब चीज़ क्या होती है कि ये जो जख्म बनने की प्रक्रिया होती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी मैंने आपको बताया, ये पहले 6 महीने में ऑटोमेटिक तरीके से, नेचुरल तरीके से चलती है। तो जब आपको कभी ब्रेन का स्ट्रोक होता है, पेशेंट पूरा बेड पर होता है, चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, मगर अगले 6 महीने के अंदर इसमें काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। इस 6 महीने में कोई दिक्कत खास हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पेशेंट में रिकवरी हो रही होती है। तो हमें एक होप होती है कि पेशेंट हमारा ठीक होता चला जाएगा और एक दिन वो पहले की तरह हो जाएगा। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हमें एक और दिक्कत देखने को मिलती है कि 6 महीने बीतने के बाद जो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही होती है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है, और कई साल बीत जाते हैं तो भी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही होती, क्योंकि जो रिकवरी ब्रेन के अंदर हो रही थी न्यूरोप्लास्टिसिटी से, अब वो बंद हो जाती है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा मेडिसिन का रोल ज़रूर लेना पड़ता है, हेल्प ज़रूर लेनी पड़ती है। मगर जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो आपको अपनी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ब्रेन उसको अच्छी तरीके से कंज्यूम करते हुए ही आपकी ब्रेन के अंदर रिकवरी लेकर आ पाएगा, आपकी बॉडी रिकवरी लेकर आ पाएगी, और जैसे जैसे रिकवरी आएगी वैसे वैसे आपके हाथ और पैर की काम करने की क्षमता वापस आनी शुरू हो जाती है। तो पहला ध्यान हमें ये रखना होता है कि अपने खाने पीने के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होता है। मगर सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं चलता, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, वो होता है विटामिन B12। और हमारी जो स्केलेटन होता है, हमारी जो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, वो है विटामिन D। तो अगर किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर विटामिन D डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो हम क्या देखते हैं कि उनमें रिकवरी स्लो होती है। तो हमें विटामिन D की डेफिशिएंसी को ख़त्म करना होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ख़त्म करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये किन चीज़ों के अंदर होता है। ये विटामिन D हो चाहे विटामिन B12 हो, ये सारा का सारा हमें नॉन वेज मटीरियल से मिलता है। मगर इंडिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं वो प्योरली वेजिटेरियन होते हैं। इसकी वजह से उनके अंदर नेचुरल तरीके से ही विटामिन D और B12 की कमी होती है, तो उसे हमें पूरा करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स।
विटामिन डी की टेस्ट करवाने के बाद ही विटामिन डी की सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। और विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। इसको आप टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में आप कंटिन्यूसली ले सकते हैं कि हमारी बॉडी में किसी भी टाइप की कच्चे माल की कमी ना हो, किसी भी विटामिन की कमी ना हो, जिससे हमारी जो प्रोग्रेस है उसमें किसी भी टाइप की हिंड्रेंस पैदा हो। दूसरी चीज़ कि हम खाने पीने में ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं कि विटामिन डी और विटामिन B12 हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से जाए। तो जितना भी नॉन-वेज मटेरियल होता है जिसके अंदर जो प्रोटीन होता है, जैसे फ़िश है, चाहे वो हमारा चिकन है, चाहे वो हमारे एग्स हैं, इनके अंदर विटामिन डी एंड B12 ऑलरेडी रिच होता है। तो अगर हम नॉन-वेज डाइट ले रहे हैं तो हमारी जो डिपेंडेंसी है सप्लीमेंट्स के ऊपर वो कम हो जाती है, क्योंकि हम उसको डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में ले जाते हैं। विटामिन डी को शुरू करने से पहले टेस्ट ज़रूर करवाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो हमने ध्यान में रखना है कि विटामिन डी प्रॉपर हो और टेस्ट करने के बाद ही उसके सप्लीमेंट्स को आपने शुरू करना है। अब जब एक पैरालिसिस का पेशेंट श्रेयास में आता है तो हम डाइट के अंदर ये बदलाव तो करवाते हैं कि पेशेंट का जो हम प्रोटीन है, चाहे वो दाल फॉर्म में हो, चाहे वो दूध फॉर्म में हो, चाहे वो नॉनवेज फॉर्म में, वो बढ़ा दिया जाता है। मगर जब हम मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक छोटा सा ध्यान क्या रखना होता है कि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट श्रेयास में आ रहे हैं उनको अपने खाने के अंदर खट्टा भी बंद करना पड़ता है। चाहे वो आम है, संतरा है, मौसमी है, कीनू है, नींबू है, टमाटर है, सब्जियों के अंदर ये सारी चीज़ें, खट्टी चीज़ें हमें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं इनकी एफिकेसी खट्टा खाने से कम होती है और ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब आप हमारा श्रेयास का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, पैरालिसिस का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो आपने बस छोटा सा ध्यान रखना कि आपने किसी भी टाइप का खट्टा नहीं खाना। बाकी अपने डाइट के अंदर दूध है, दालें हैं, रोटी है, शुगर नहीं है तो चावल हम ले सकते हैं। हम बाकी जो सब्जियां हैं सारी की सारी सब्जियां खा सकते हैं। सिर्फ ध्यान के रखना है कि टमाटर सब्जी के अंदर तो जाए, पर टमाटर की सब्जी नहीं खा सकते। जैसे कुछ लोग टमाटर प्याज की सब्जी बना के खा लेते हैं, हम वैसा नहीं कर सकते। किसी सब्जी के अंदर आधा टमाटर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर खटाई जाती है तो जो मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं पैरालिसिस पेशेंट को रिकवरी के लिए, उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इसी वजह से जो खटाई है वो बंद किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल पेशेंट का ये होता है कि मैं चाय पी लूँ, तो पैरालिसिस का पेशेंट चाय पी सकता है, कॉफ़ी पी सकता है, किसी टाइप की दिक्कत नहीं आती। आपने बस छोटा सा ध्यान चाय कॉफ़ी के साथ क्या रखना होता है कि इसे खाने के जस्ट बाद कभी ना ले। दो खाने के बीच में ले सकते हैं, 1-1.5 घंटे के गैप के बाद ले सकते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जैसे नाश्ता किया उसके बाद चाय पीनी है, ये चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि चाय और कॉफ़ी दोनों ही आपके मेटाबॉलिज्म को अपसेट करती हैं, उसमें हिंड्रेंस पैदा करती है। तो आपने ध्यान क्या रखना है, चाय कॉफ़ी लेनी है बट गैप में लेनी है, खाने के बाद, मेडिसिन के कुछ टाइम बाद, सडनली एकदम बाद में ना लें। और चाय कॉफ़ी हर मेडिसिन ना लें, उतना ही अच्छा होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि ठंडा, कि हम ठंडा खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो मई जून के मौसम में जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है तो पेशेंट को फ्रिज का पानी तो मना किया जाता है, मगर पेशेंट बहुत आराम से घड़े का पानी ले सकता है। दूसरा जो सवाल बहुत पेशेंट पूछते हैं वो है चावल को लेकर कि हम चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो पैरालिसिस पेशेंट जो होते हैं उनको चावल अलाउड होता है, बस वो एक शर्त के साथ होता है कि चावल ताज़ा बना हुआ होना चाहिए, बासा चावल नहीं खाना होता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चावल बना रात में खा आप अगले दिन रहे हो, तो ये काम मत कीजिए। फ्रेशली कुक्ड जो राइस होते हैं वो आप पैरालिसिस पेशेंट बहुत आराम से ले सकता है, चाहे वो दाल चावल खाए, चाहे वो सब्जी चावल खाए, उसकी मर्जी है, चाहे वो फिश के साथ खाए, वो चावल ले सकता है। तो इससे किसी टाइप की दिक्कत नहीं होती। बस आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है चावल के साथ कि चावल के अंदर स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। पेशेंट अगर डायबिटिक है, शुगर है उसको, तो चावल की जो परहेज़ जो आपको शुगर की वजह से बताया गया है वो आपने फॉलो करना है। तो आपने बस ये ध्यान रखना होता है कि कोई और बीमारी शरीर में ऐसी ना चल रही हो जिससे कोई दिक्कत हमें पैदा हो। तो अगर हम छोटा छोटा ये परहेज़ एक पैरालिसिस का पेशेंट कर लेता है कि वो अपने डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा लेता है, विटामिन डी और विटामिन B12 का टेस्ट करवा के उसके सप्लीमेंट्स रखता है, या अपना नॉन-वेज डाइट प्रॉपर रखता है, या फिर वो अपनी खटाई बंद कर देता है जब उसका ट्रीटमेंट श्रेयास से चल रहा होता है, तो पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाती है। बाकी कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी हमने डाइट लेनी है, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर आप
उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड पे आप हमारे जो दूसरी वीडियोस हैं उनको भी आप देख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि पैरालिसिस पेशेंट को खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो श्रेयास की जो डॉक्टर्स की टीम है वो अवेलेबल है। आप उनको रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकते हो, अपनी वीडियोज़ बनाकर उनको सेंड कर सकते हो, जिससे वो देख सके कि आप में क्या कंडीशन है और उसे हम किस तरह से इम्प्रोवाइज़ करवा सकते हैं। वो आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे, डाइट चार्ट भी देंगे, मेडिसिन भी आपको सही तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे। हर हफ्ते डॉक्टर आपको से बात भी करेगा, इंप्रूवमेंट भी आपसे पूछेगा। तो जब हम सारे मिलके एक साथ काम करते हैं, डॉक्टर और पेशेंट और के घर वाले मिलके काम करते हैं, तो पेशेंट में फर्स्ट मंथ में ही चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। आपने एक छोटा सा काम करना होता है कि जब आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं तो आप एक वीडियो बना लीजिए और उसके बाद दोबारा से 1 महीने बाद वीडियो जब आप बनाएंगे तो दोनों में हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं कि पेशेंट में क्या इंप्रूवमेंट हुई। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप पैरालिसिस के पेशेंट से मिले, उनकी वीडियोस देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि श्रेयास कैसे एक पैरालिसिस पेशेंट की जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम GR शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 हुआ। 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक हो गया ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है। तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई। अभी तो 1 ही महीना हुआ है, 1 महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? तब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है? हाँ, पहले टाइम भी मैंने एस्कॉर्ट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। डॉक्टर ने बोला? आयुर्वेदिक। हाँ, डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर ने कहा अच्छा कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई। तो इन्होंने 1 महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है। और मैं आज दोबारा से 1 महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ। तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊँगा। शर्मा जी को जब पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे। तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी वो हाथ पैर की रोक की नहीं थी, क्योंकि चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से अपने अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती, पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा। अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे या बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आना शुरू होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे
काम करते हैं। जी। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट है उन्हें कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बहुत जल्दी, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी 1 महीना हुआ है, बट 1 महीने की इम्प्रूवमेंट देख के कुछ कहना चाहोगे उनको? नहीं ऐसा है डॉक्टर साहब का इलाज 1 महीना होगा मुझे, इंजेक्शन भी ले दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो, हो गया डॉक्टर एक बार साहब। चल के दिखाना है इनको अभी सबको। जी, जी, जी। ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपसे वैसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।